हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है भूमि संसाधन। आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि है क्या आखिरकार। ठीक है, देखिए भूमि संसाधन, भूमि एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है इसको हम लोग संसाधन में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, परिवहन और संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित होती है। अब भूमि की परिभाषा की बात करें तो देखिए भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से एवं योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल है और 71% पर क्या है, जल है। देखिए अब स्थल जितना भी पृथ्वी पर स्थलाकृति है ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 टाइप में। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त है, देखिए ये मान लीजिए संपूर्ण हम पृथ्वी मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम 3 टाइप में बांटेंगे। पहला को बोलेंगे पर्वत, ठीक है, दूसरा को बोलेंगे मैदान और तीसरा को बोलेंगे पठार। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि पर्वत कितने परसेंट है, तो हमारे हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे भारत में 30% भाग पर क्या है, 30% पर क्या है, पर्वत है और 27% पर क्या है, पठार है। और सबसे ज़्यादा भाग में हमारे भारत में क्या है, 43% भाग पर क्या है, मैदान है। अगर हम उपयोग के आधार पर भूमि को देखें तो इसको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। उपयोग के आधार पर कौन कौन होता है? एक होता है उर्वर भूमि। क्या होता है? उर्वर भूमि। उर्वर भूमि वो ऐसा भूमि होता है जिस पर हम रेगुलर लगातार खेती करें, उस पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। दूसरा होता है अनुर्वर भूमि या बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि। वैसी भूमि जिस पर हम लोग कभी भी कृषि चाह कर भी नहीं कर, कितना भी उसमें उर्वरक डाल ले, कितना भी सिंचाई कर ले, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि खेती उस पर हो ही नहीं सकता है। अगली है पर्ती भूमि। पर्ती भूमि में कुछ हद तक कृषि होता है। इसमें कृषि करने का एक ही उपाय है कि मान लीजिए कि इस बार कृषि कर रहे हैं, तो अगले कृषि करने के लिए इसमें कुछ अंतराल पर इसको गैप करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी हम कृषि किए, अब इसको अगले कृषि करने के लिए 3-4 साल के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? पर्ती भूमि बोलते हैं। अब है यहाँ पर मृदा। मृदा के बारे में फिर से देखते हैं डिटेल में क्या है। भूमि भूमि तथा मृदा प्राकृतिक संसाधन है, पहले हम बात कर चुके हैं, जो क्या है, नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय है। चट्टानों के टूटने, फूटने, सड़ने, गलने, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अवक्षयों के द्वारा मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। मान लीजिए कि कोई चट्टान है, इसमें अपरदन होगा, इसमें कुछ होगा, तो इसके टूट कर क्या बनेगा, मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए निर्माण की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया, बहुत धीमी। इसको 1 सेंटीमीटर निर्माण होने में, मिट्टी को 1 सेंटीमीटर बनने में बहुत करोड़ों साल लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी जब बहुत जल्दी तो नहीं बन सकता है, लेकिन इसे नवीकरणीय संसाधन में रखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि भारत में टोटल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल एवं पीली, चौथा लेटेराइट, पांचवा मरुस्थलीय, यहाँ मरुस्थलीय नहीं मरुस्थलीय है। ठीक है, क्या है, मरुस्थलीय है। छठा पर्वतीय है। अब देखिए कि सभी मिट्टी किस भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। चलिए हम इसको बारी बारी सब समझते हैं कि आखिर ये मिट्टी होता क्या है। तो देखिए पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी होता क्या है? देखिए जलोढ़ का मतलब है जल प्लस ओढ़, मतलब जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को क्या बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, दियारा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको दियारा कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो ये संपूर्ण भूमि पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, उत्तर भारत पूरी तरह से
क्या है, जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार इसमें दिखाया जाता है। यहाँ पर समझ सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी मान लीजिए कि नदी है, इसमें जितना भी अपर्दन होकर मिट्टी आएगा ना, किनारे पर क्या होगा, इसका अवक्षेपण होगा। ठीक है, यही अवक्षेपण के बाद क्या बनता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अगली मिट्टी है खादर और बांगर। एक खादर और बांगर मिट्टी क्या होता है, तो देखिए खादर और बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। मान लीजिए कि अभी फिलहाल यहाँ से इस क्षेत्र से एक नदी जा रहा है, क्या जा रहा है, इस क्षेत्र से एक नदी जा रहा है। अब कुछ समय के बाद ये नदी अपना दिशा परिवर्तित करके नई दिशा में चलती है। तो देखिए दोनों तो है नदी के द्वारा ही ना, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, नदी के द्वारा लाया गया है। लेकिन देखिएगा तो ये मिट्टी बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि अब इस क्षेत्र में नदी का प्रवाह नहीं है, तो इसमें जितना भी मिट्टी होगा ना बहुत पुराना हो गया होगा। तो जो पुराना मिट्टी रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आ रहा है तो अभी क्षेत्र में मिट्टी का अवक्षेपण होगा, मतलब यहाँ से अपरदित होकर क्या आएगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, मिट्टी का अपर्दन अवक्षेपण होगा। ठीक है ना, तो ये नई मिट्टी हो जाएगा, नई जलोढ़ मिट्टी होगा। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, खादर। ठीक है, अगला मिट्टी को देख लेते हैं, क्या है अगला मिट्टी। अगला मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होता है, देखिए ये बैसाल्टिक चट्टानों के क्या होता है, अपरदन से होता है, टूटने फूटने के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति होता है, इसी के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा काली मिट्टी किसके ऊपर उपस्थिति के कारण काली होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा, ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अब देखिए काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उच्चतम माना जाता है, मतलब कि जिस क्षेत्र में काली मिट्टी होगा ना वहाँ पर कपास और गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रेगुर। अगर काली मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाया जाता है। ये फोटो है, देख लीजिए एक बार। अब अगली बात करते हैं, अगला मिट्टी है लाल एवं पीली मिट्टी। अब देखिए लाल पीली मिट्टी होता क्या है, ये ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा, उसमें क्या था, बैसाल्टिक चट्टानों के द्वारा काली मिट्टी बनता था, लेकिन इस पर क्या है, इस पर क्या है, ये ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, काली मिट्टी में एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन इसमें लोहा की मात्रा होता है, इसी के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, जब इसमें हम जल, मान लीजिए कि मिट्टी है ना, इसमें आयरन की मात्रा पहले से है, लेकिन जब इसमें जल का मिश्रण होगा ना तो इसमें इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाता है। पहले से तो लाल रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें जल का मात्रा संयोजन होगा, जल का संयोजन, उसका रंग अपने आप खुद ब खुद पीला बन जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है, पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर मिट्टी है, देख लीजिए। अगली मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी का शाब्दिक अर्थ होता है, लेटेराइट मिट्टी का शाब्दिक अर्थ होता है ईट। का होता है ईट। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, ग्रीक। इसका मतलब होता है ईट। ईट कहने का मतलब ये ईट के जैसा बहुत ही कठोर होता है, जिस प्रकार ईट कठोर होता है ना, उसको बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं, उसी तरह से लेटेराइट उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का क्या होता है, विस्तार होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया, अब निच्छालन क्या होता है अभी बात करने वाले, निच्छालन की प्रक्रिया का होता है ऐसा, निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार भारत में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी चाय की फसल के लिए, सॉरी यहाँ पर फसल नहीं फसल है, ठीक है, क्या है, फसल है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अब लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा केरल एरिया, केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा भारत का तटवर्तीय मैदान है, क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए निच्छालन का होता है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले मानसून आता है तो अरब सागर का बारिश का जहाँ कहाँ जाकर टकराता है, केरल के मालाबार तट से टकराता है। जैसे ही टकराएगा ना तो यहाँ पर जितना भी महीन महीन मिट्टी होगा उसको क्या करेगा, अपवर्तित करके समुद्र में लेकर चला आएगा। लेकिन यहाँ पर जो जो जैसे मतलब कि जो मोटा मोटा बजरी टाइप पर रहेगा ना वहीं पर बच जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। समझने के लिए फिगर से आप समझ सकते हैं इसको। देखिए ये जो छोटा छोटा बजरी टाइप का है ना, इसी को बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। ये ज़्यादातर केरल के एरिया में बहुत पाया जाता है। इसका निच्छालन मतलब कि जिसमें इसमें जो महीन महीन मिट्टी था ना वो दह करके कहाँ चला गया, बह करके कहाँ चला गया है, अरब सागर में चला गया है। अब है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इसका नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थलीय मिट्टी क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिए हैं।
भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार ये कौन नहीं जानता है। भारत के राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण ज़्यादातर विस्तार है, ये कौन नहीं जानता है भाई, सब तो जानबे करता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी और ह्यूमस का क्या होता है, अभाव होता है, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, नमी बहुत कम होता है, एकदम सूखा सूखा रहता है। अगला है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है, देखिए पर्वतीय मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी सब्जियों के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देख लीजिए, ये नीचे वाला है पर्वतीय मिट्टी का उदाहरण है, ये मरुस्थलीय मिट्टी का उदाहरण है। तो ये हमारा मिट्टी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं मिट्टी से इस मिट्टी में किस प्रकार की खेती किया जाता है। कुछ प्रमुख खेती जो हम लोग को समझने में कठिनाई होती है उसको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहले है कृषि, समोच्च कृषि को बोलते हैं, समोच्च कृषि या तो इसको सोपानी कृषि भी बोलते हैं। अब सोपानी कृषि होता क्या है, तो मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ तो बिहार में ज़्यादातर क्या है, समतल एरिया है, माने मैदानी भाग है, तो यहाँ पर खेती करने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे ही करेंगे आसानी से पानी का बांध बन जाएगा, उसमें खेती हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यही बात करें कि पहाड़ी एरिया में, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, हमको इस पर खेती करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस पर तो पानी का जमाव होगा ही नहीं, पानी तुरंत से बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा, तो हम इस पर खेती करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक उपाय लगाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि पहाड़ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे कि कुछ काट करके इस प्रकार का आकृति बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार की आकृति क्या करेंगे, बना लेंगे। अब बनाने के बाद यहाँ से हल्का सा ऊपर में मेवाड़ बना देंगे, ताकि इस पर पानी आके जाम हो जाए, इस पर पानी नीचे न जा पाए। अब देखिए इस पर जितना इस एरिया में कुछ हद तक खेती हो, उतना तो भी नहीं कर सकते, उतना बड़ी खेत तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। ये ज़्यादातर उत्तराखंड या पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उस तरह के राज्यों में इस प्रकार की खेती किया जाता है। अगला है पट्टिका कृषि। ये पट्टिका कृषि क्या होता है भाई, ये भी जानने वाली बात है। तो देखिए पट्टिका कृषि, इसका नाम से ही स्पष्ट है, पट्टी वाला खेत, ठीक है, पट्टी वाला कृषि। अब देखिए इस प्रकार की खेती रेगिस्तानी एरिया में किया जाता है। क्यों किया जाता है, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये रेगिस्तान है, ठीक है, इसमें हमको खेती करना है, तो रेगिस्तान का मतलब बालू ना, तो बालू में जैसे ही हम बीज डालेंगे, तो आप जानबे करते हैं कि रेगिस्तान में कितना बड़ी बड़ी चक्रवात आता है ना। इसमें बीज डालेंगे, अब मालूम चला कि हाँ हमारा खेत किए थे, अब सारा ये मिट्टी उठ करके कहीं और जगह चला गया, तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए किसान लोग अपना एक उपाय लगाते हैं। क्या करते हैं कि जैसे ही बीज बुन दिए, बोने के बाद क्या करेंगे, इसके बगल से खेतों के बीचों बीच 4-5 ऐसे पट्टी नुमा घास के पट्टी लगा देते हैं, ठीक है। अब क्यों लगाते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम खेती किए, इसमें बीच में क्या किए, पट्टी लगा दिए, ताकि जैसे ही हम बीज बुने ना, इसमें बीज बोए, तो क्या हो कि इसका अपर्दन ना हो पाए, मान लीजिए उड़ ना पाए, हवा में बह ना पाए, जैसे ही बहे इस पर घास में यहाँ पर आकर के फंस के वापस आ जाए नीचे, ठीक है। इससे हमारा बीज का नुकसान भी नहीं होगा और फसल सही समय पर होगा। इस प्रकार की खेती रेगिस्तानी एरिया में कहा किया जाता है, खास करके राजस्थान एरिया में। देख लीजिए ये सोपानी कृषि या समोच्च कृषि का उदाहरण है, फोटो है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, पट्टिका कृषि है। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर लिए हैं कि मिट्टी क्या होता है, इसमें किस प्रकार की खेती किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो से आपको जरा सा भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।